warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी आपका केमिस्ट्री आता है वो केमिस्ट्री पोर्शन के बेसिक टॉपिक्स के बारे में। मतलब कि जो स्टूडेंट्स अभी 8th स्टैंडर्ड में आए हैं उसके लिए ये फाउंडेशन है। ओके, अगर इतना वो लर्न कर लेते हैं या तो इतना वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो आगे के स्टैंडर्ड में उसको इजी रहेगा। जो स्टूडेंट्स अभी 10th स्टैंडर्ड में है तो उसके लिए ये वन टाइप ऑफ रिवीजन है, जस्ट लाइक अ फाउंडेशन। ओके, और ये फाउंडेशन के मिनिमम 4 to 5 वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, 4 to 5 वीडियोस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो केमिस्ट्री के लिए आपके जो 1 to 5 चैप्टर है वो एकदम इजी हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फोकस करना है, जो भी जितना भी चलता है वो आपको लिखने का है, उसको प्रिपेयर करना है। तो देखो आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, जिसको आप बोल सकते हो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, अदर लैंग्वेज में आप बोल सकते हो फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अगर इतना आप कर लेते हो तो आपके लिए केमिस्ट्री एकदम इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड में जो आता था उससे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बोला है कि कोई भी एटम या तो कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है तो वो कितना पार्टिकल्स का बनता है, 3 पार्टिकल्स का। कितना पार्टिकल्स का, 3। तो वो कौन कौन से 3 पार्टिकल्स है कि जो एटम या तो मॉलिक्यूल क्रिएट करते है। तो यहाँ पे उसके नेम आपको डिराइव करके दिए हुए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, P+ से। कैसे आइडेंटिफाई करते हो, P+। यहाँ पे प्लस आपको दिया हुआ है, इसका मतलब उसका जो भी चार्ज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जो भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन को आप आइडेंटिफाई करते हो P+ है और उसका जो भी चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद सेकेंड पार्टिकल है जिसका नेम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो E- से। ओके, और उसका जो भी चार्ज है यहाँ पे क्या है, E-। माइनस मतलब क्या आएगा, वो नेगेटिव चार्ज अपने पास रखता है। और थर्ड है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो उसको आप यहाँ पे लिखते हो N0 से। यहाँ पे जीरो मतलब क्या है, वो चार्जलेस है, उसके पास किसी भी टाइप का चार्ज आपको देखने को मिलता नहीं है। मतलब कि न्यूट्रॉन पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, चार्जलेस है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन को आप यहाँ पे क्या लिखते हो, P+ और न्यूट्रॉन को आप क्या लिखते हो, N0। तो ये दो पार्टिकल्स है। ध्यान से फ्रेंड्स याद रखना कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों आपको कहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं। तो कोई भी एटम या तो मॉलिक्यूल होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर या तो एटॉमिक सेंटर के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आइडेंटिफाई होते हैं, वहां पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन है जिसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, E- से। तो वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो जो भी न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट आता है वो ऑर्बिट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हुए वहां पे दिखाई देते हैं। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे अवेलेबल है, न्यूक्लियस के अंदर, और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे, तो भाई ऑर्बिट के अंदर स्टेडी होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से आपको डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम का नाम क्या है, डायग्राम ऑफ एटम। फाउंडेशन के अंदर आता है, तो ये चीज आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी। तो रिवीजन के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ओके, कि जिसको मैंने ब्लैक यहाँ पे ड्रॉ किया है ब्लैक मार्कर से, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियस। जिसको सेकेंड लैंग्वेज में आप उसको बोल सकते हो एटॉमिक सेंटर, भी यहाँ पे उसको बोल सकते हो। उसके आसपास आपको ब्लू मार्कर से डॉटेड लाइन दिखाई देती है, डॉटेड सर्कल आपको दिखाई देते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्बिट बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑर्बिट। और यहाँ पे जो भी आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मतलब कि P+ अवेलेबल है, और जो भी न्यूट्रॉन मतलब कि N0 आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देते हैं, वहां पे वो स्टेडी है। और जो भी ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में आपको कौन से पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्या डिनोट करते हो, E-। ओके,
तो यहाँ पे सीधी बात है, जो भी प्रोटॉन है वो सेंटर में है पॉजिटिव, और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ई माइनस ऑर्बिट में, मतलब कि प्लस माइनस एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी फाइनल वैल्यू होती है फोर्स की वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे ये आपका सिंपल सा डायग्राम है। ओके, और ऑर्बिट कितनी भी हो सकती है, कौन कौन सी ऑर्बिट आएगी, कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कवर होंगे, उन सब के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपका एटम है, एटम का न्यूक्लियस जिसको आप बोल सकते हो एटॉमिक सेंटर, उसके अंदर आपको दिखाई देता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों पार्टिकल्स वहां पे, और उसके आसपास जो भी ऑर्बिट, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो वहां पे आपको कौन से पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स वहां पे आपको दिखाई देते हैं, मतलब कि अवेलेबल है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे होते हैं कि जिसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, विदाउट उसको आप देख सकते नहीं। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ आपको टर्म्स दिए हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू द एटम। एटम के अकॉर्डिंग जितने भी टर्म्स हैं उन सबको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिराइव करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टर्म क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं, तो कोई भी एटम होता है या तो कोई भी मॉलिक्यूल्स या तो कोई भी पार्टिकल्स के जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर मिलते हैं, तो उसके अंदर के जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप क्या बोल सकते हो, उसका एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट सिंपल एग्जांपल, कोई भी सब्सटेंस है तो जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, कितना है, एटॉमिक नंबर 12, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी प्रोटॉन है वो भी कितने होंगे, 12, और उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे, 12। कोई भी सब्सटेंस आपको दिया हुआ है कि जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, कितना है, 20, तो उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 20, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 20। अब थोड़ा ट्विस्टिंग फॉर्म में मैं देता हूं, तो कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 7 है, कितने हैं, 7, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 7, और एटॉमिक नंबर भी उसका क्या होगा, 7। तो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज क्लियर हो जाती है कि कोई भी सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर आप किससे आइडेंटिफाई करते हो, तो वो सब्सटेंस है तो वो एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं या तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उसके ऊपर से आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कोई भी सब्सटेंस कैसा स्टेडी रहता है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनके जो भी चार्ज होते हैं वो चार्ज क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर को आप कैसे यहाँ पे डिनोट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, तो कैपिटल Z से। कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैपिटल Z। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हुआ, तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू प्रोटॉन मतलब P प्लस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन मतलब कि E माइनस। तो अब यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो Z इज इक्वल टू P प्लस और Z इज इक्वल टू E माइनस। अल्टीमेटली P प्लस इज इक्वल टू E माइनस, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा और उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन होगा। कंप्लीट। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड डिफाइन दी हुई है जिसका नेम आपको दिया हुआ है एटॉमिक सेंटर, या तो उसको आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियस। यहाँ से फंडामेंटली वो चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। तो सर्कुलर पार्ट फाउंड इन द एटम, एटम के अंदर आपको क्या होता है, सर्कुलर पार्ट फाउंड होता है। सर्कुलर पार्ट आप वहां पे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, उसका एटॉमिक सेंटर या तो न्यूक्लियस आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी एटॉमिक सेंटर है तो उसके अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन कि जिसको आप P प्लस डिनोट करते हो, और चार्जलेस जो भी न्यूट्रॉन है जिसको आप डिनोट करते हो N0,
तो वो यहाँ पे आपको एटॉमिक सेंटर के अंदर दिखाई देते हैं, वहां पे वो अवेलेबल है। ये चीज हमने पहले क्लियर कर दी। कोई भी सब्सटेंस है तो आप पार्टिकल्स ले लो तो उसके सेंटर में आपको ऑलवेज दो पार्टिकल्स दिखाई देंगे। कौन कौन से? P+ मतलब कि प्रोटॉन और N0 मतलब कि न्यूट्रॉन वहां पे अवेलेबल होते हैं, स्टेडी होते हैं, जिसमें प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या है? चार्जलेस है या तो विदाउट चार्ज है। उसके बाद डिस्कशन करेंगे ऑर्बिट की। तो ऑर्बिट का जो भी टर्म्स है वो भी यहां से डिराइव होता है। तो आपका जो भी एटॉमिक सेंटर है या तो न्यूक्लियस है, उसके आसपास में सर्कुलर पाथ अवेलेबल होता है। किसके आसपास? तो जो भी आपका एटॉमिक सेंटर या तो न्यूक्लियस है, उसके आसपास में जो भी सर्कुलर पाथ स्टेडी होता है, अवेलेबल होता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? ऑर्बिट बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो भी ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट के अंदर मेनली आपको नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन मूविंग करते या तो रोटेशन करते हुए आपको वहां पे दिखाई देते हैं। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में और जो भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिट में मूविंग करते हैं या तो रोटेट होते रहते हैं। और किसके आसपास वो रोटेट होते हैं? तो न्यूक्लियस या तो एटॉमिक सेंटर के आसपास वो रोटेट होते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑर्बिट है उसको आप कॉमनली कैसे आइडेंटिफाई करते हो? स्मॉल n से। ओके, और यहाँ पे n इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी ऑर्बिट अवेलेबल है। ओके, और हम आगे ये सीखेंगे कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना लिख लो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑर्बिट के बारे में। ओके, तो चलो फ्रेंड्स देखो, ऑर्बिट को आप क्या बोल सकते हो? तो ऑर्बिट का सेकंड नेम है एनर्जी लेवल, भी आप उसको बोल सकते हो। ऑर्बिट इज इक्वल टू एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे सिंपल सी अब हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो देखो आपको क्या बोला है कि जो भी एलिमेंट होता है, एटम होता है या तो मॉलिक्यूल्स होता है, ओके, तो जो भी उसका न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारी ऑर्बिट मतलब कि बहुत सारे एनर्जी लेवल अवेलेबल होते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या प्लेस होते हैं, स्टेडी होते हैं। तो हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपकी ऑर्बिट है, ओके, तो कौन सी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन स्टेडी होते हैं या तो प्लेस होते हैं, वो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो केमिस्ट्री है, फंडामेंटली हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो क्या होता है कि भाई कोई भी चीज यहाँ पे आप एजम्पशन नहीं कर सकते, आपको थियोरेटिकल उसको प्रूव करना है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन स्टेडी होते हैं वो प्रूव करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है, जो फॉर्मूला है 2n²। ओके, याद रखना फ्रेंड्स, कौन सा फॉर्मूला है? 2n²। किसके लिए? कौन सी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको बोला है n इज इक्वल टू क्या होता है? ऑर्बिट। तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड मैनी मोर। ओके, मतलब कि बहुत सारी ऑर्बिट्स अवेलेबल है। हमको यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़नी है उतनी ऑर्बिट, तो आपको यहाँ पे नोटेशन दिए हुए हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट को आप क्या बोल सकते हो? k, सेकंड ऑर्बिट को l, थर्ड ऑर्बिट को आप क्या बोलते हो? m, एंड फोर्थ ऑर्बिट को आप क्या बोल सकते हो? n। तो ये तो बात हो गई ऑर्बिट और उसके नेम की। अब हमें करना क्या है? कैलकुलेशन। तो आपके पास फॉर्मूला है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशंस करके आंसर आपको यहाँ पे लाना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको दिया हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके, तो आपने फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस कर दिया। कौन सा फॉर्मूला है आपका? 2n²। तो हमने 2 रख दिया। n की वैल्यूएशन आपको दी हुई है, n की वैल्यूएशन आपको कितनी दी हुई है? 1। तो ब्रैकेट के अंदर 1 और उसका यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर। फ्रेंड्स याद रखना, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिखने का। तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 कितने टाइम लिखने का? 2 टाइम। 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 1 1 जा 1,
एंड 2 1 जा 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। वो उसकी क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई। क्या हो गई? लिमिटेशन। अब 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आएंगे? 2 ही आएंगे। उसके बाद का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। तो उसकी भी हम कैलकुलेशंस करते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी आपको दी हुई है, n इज इक्वल टू 2। आपको क्या करना है? जस्ट फॉर्मूला लेना है। ओके, फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है। क्या है? 2n स्क्वायर। ओके, एज यूजुअल n की वैल्यूएशन आपको दी हुई है, कितनी है? 2। तो यहाँ पे 2 का क्या आएगा? स्क्वायर। और जिसका स्क्वायर लिखा है वो कितना टाइम लिखने का? 2 टाइम। तो 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 2। अब कैलकुलेशंस कर दो। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो जो भी सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। उसकी लिमिटेशन कितनी है? वहां पे ओनली 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे प्लेस होंगे नहीं। ओके, एज यूजुअल हम थर्ड के लिए बात करते हैं, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो n इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला रख दो, कौन सा है? 2n स्क्वायर। ओके, n की वैल्यूएशन आपको दी हुई है, कितनी है? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 कितना टाइम लिखने का? 2 टाइम्स। तो ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, यहाँ पे 2 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो थर्ड ऑर्बिट में आते आते कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे? टोटल 18, जिसमें से ऑलरेडी 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो चुके हैं। तो थर्ड ऑर्बिट की जो भी मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन की होगी। तो उसी तरह आप n = 4, n = 5, n = 6 के लिए वैल्यूएशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट की आपको यहाँ पे 3 डिफाइन दी हुई है। आपको जो पसंद आए, आपको जो रिमेंबर रहती हो, ऐसी डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। ओके, तो पहली डेफिनेशन क्या दी है? कोई भी सब्सटेंस होता है कि जिसको आप तोड़ सकते नहीं हो। ओके, मतलब कि वो अनब्रेकेबल है। ओके, उसका डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को आप क्या बोल सकते हो? एलिमेंट। क्या बोल सकते हो? एलिमेंट। और एलिमेंट के बारे में जो भी महर्षि कणाद थे, उसके जो भी थॉट्स थे वो हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े थे। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि जो भी एलिमेंट है तो वो अनडिराइवेबल, मतलब कि वो डिविजिबल नहीं है। वो लास्ट पार्टिकल से वो कभी भी डिविजिबल होता नहीं। ओके, तो सेकंड डेफिनेशन आपको दी हुई है। तो कोई भी एटम का जो भी फंडामेंटल पार्ट होता है, बेसिक पार्ट होता है, उसको आप क्या बोल सकते हो? एलिमेंट बोल सकते हो। और थर्ड डेफिनेशन आपको दी है कि भाई एक ही टाइप के जो भी आपको पार्टिकल्स दिए हुए, द ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के जो भी एटम्स है, ओके, जो इकट्ठा होते हैं तब जाके क्या होता है? एलिमेंट क्रिएट होता है। मैं सिंपल सा आपको यहाँ पे बोल दूं कि मेरे पास जितने भी एटम्स है वो सारे एटम्स सोडियम के हैं, तो वो एलिमेंट क्या होगा? सोडियम। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब कि सारे सोडियम इकट्ठा होकर क्या करते हैं? तो भाई सोडियम एटम बनाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक मास। तो फ्रेंड्स ध्यान से, पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर और अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो देखो, एटॉमिक आप किसको बोल सकते, एटॉमिक मास आप किसको बोलते हो? तो देखो, एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब कि p + n n0। ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? एटॉमिक मास बोल सकते हो। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी p+ है, मतलब कि प्रोटॉन का मास है, और न्यूट्रॉन का मास है, उन दोनों को एडिशन करके जो भी आपको मिलता है उसको आप क्या बोल सकते हो? एटॉमिक मास बोल सकते हो। तो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, किसका? एटॉमिक मास का। तो वो यूनिट कौन सा है? AMU है। कौन सा है? AMU। और AMU का फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अभी के टाइम में जब हम कोई भी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करते हैं तो उसके यूनिट में हम AMU नहीं लिखते हैं, हम ओनली क्या लिखते हैं? U लिखते हैं। क्या लिखते हैं? U। और U का मीनिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? यूनिफाइड मास बोल सकते हो। तो सिंपल सा आपको एटॉमिक मास उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस
मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मास। अगर उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस n0, मतलब कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास का आप एडिशन करते हो तो आपको एटॉमिक मास मिलता है। अब ये पूरी जो फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, एलिमेंट है, तो उसका फॉर्मूला मतलब कि सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे लिखते हो, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x ऑफ a ऑफ z। क्या दिया हुआ है, x ऑफ a ऑफ z, जहां x आपको क्या दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एलिमेंट। a आपको क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, और z की जो हमने आगे पढ़ा था वो क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर की आप फिर से डिस्कशन कर दो तो एटॉमिक नंबर क्या है, तो कोई भी सब्सटेंस का उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या तो जो भी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप क्या बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर बोल सकते हो। यहाँ पे एटॉमिक मास अभी डिराइव किया, तो एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है, x ऑफ a ऑफ z। तो यहाँ पे x आपका क्या है, एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट में हमने क्या लिया है, सोडियम लिया है। क्या लिया है, सोडियम। Z मतलब कि उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और A का मतलब क्या है, एटॉमिक मास, तो उसकी वैल्यूएशन कितनी है, 23। तो फ्रेंड्स हमारा जो भी बेसिक कांसेप्ट का पार्ट 1 है तो यहाँ पे वो फिनिश हो रहा है। ओके, अगर ये वीडियो में आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में ना आए, या कोई टॉपिक्स में अगर क्वेरी है, तो आप मेरा जो भी व्हाट्सएप नंबर है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, व्हाट्सएप नंबर है 8154044879 के ऊपर मुझे टेक्स्ट मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज या तो कॉल करके आप मेरे को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, मतलब कि जितनी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आती है वो सब आपको मिलती रहे। नेक्स्ट मतलब कि कल हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम यहाँ पे फिर से डिस्कशन करेंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। अभी तो बहुत सारी फंडामेंटल चीज है वो डिस्कस करना बाकी है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितना भी चला है वो सब आप नोट डाउन कर लो, ताकि आपके आगे के जो भी चैप्टर्स है उसको समझने के लिए एकदम इजी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।